खतरे में है जान, सामने है इम्तिहान। साल भर से जैसे तैसे की पढ़ाई, अब आगे कुआं पीछे खाई। सीबीएसई 12वीं के एग्जाम, क्या होगा अंजाम? एग्जाम काल, जान का सवाल। आने वाले दिनों जून, जुलाई और अगस्त में देश में कोरोना की स्थिति क्या होगी, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। पर जो बात तय है वो ये है कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा होगी। कब और कैसे, ये बताएंगे केंद्रीय मंत्री निशंक 1 जून को। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सीधे बच्चों की जान से जुड़ा यह फैसला जाहिर है डिबेटेबल है। कुछ राज्य परीक्षा कराए जाने के फैसले के खिलाफ हैं। बच्चे टेंशन में हैं, जान बची तो नंबर पाए। पेरेंट्स टेंशन में है, लौट के बच्चे घर को आए। क्योंकि कोरोना काल में एक बार घर से बाहर निकले तो फिर जाने क्या हो, किसे पता। माना कि परीक्षा करवाना केंद्र और बोर्ड के लिए भी एक परीक्षा है, जिसमें वो पास हो या फेल हो, अंतर उन पर पड़ेगा जिनकी जान की कीमत पर फैसला हो रहा है। आज बहस इसी पर, पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, आईआईटी ऑनलाइन होने की बात हो गई, प्रतियोगी परीक्षाओं के ऑनलाइन होने की बात हो गई, तो फिर 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन क्यों? ये जो नया फॉर्मेट सामने आ रहा है कि 3 की जगह 1.5 घंटे बच्चे परीक्षा दे देंगे, जो मुख्य पेपर्स हैं उन्हीं की परीक्षा ली जाएगी और बाकी के लिए इंटरनल मार्किंग कर ली जाएगी। यह है सवाल नंबर 2 कि ये नया फॉर्मेट कैसे, बच्चों का क्या रियल कैलिबर है, वो दरअसल कहां स्टैंड करते हैं, उनमें कितनी खूबियां हैं, उसे कैसे सामने ला पाएगा। और सवाल नंबर 3, यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, लगातार घरों में रहे, ऑनलाइन क्लासेस के भरोसे पर रहे, बहुत संक्षिप्त से वक्त के लिए यह मौका मिला कि स्कूलों में जाके अपने डाउट्स क्लियर कर पाए, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह का जीवन इस साल गुजारा है बच्चों ने, क्या वो ऐसी मानसिक स्थिति में है कि वो परीक्षा दे पाए और परीक्षा देने के बाद अपने 100% को परफॉर्म कर पाए, उसे नंबर्स में ट्रांसफर कर पाए? यह भी एक अहम सवाल है जिसे खंगालने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अनिल शर्मा जी, अध्यक्ष हैं स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान के। डॉक्टर अनीता गौतम, मनोचिकित्सक हैं, जयपुर से मेरे साथ जुड़ रही हैं। अरविंद अग्रवाल जी, ये अभिभावकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कपिल गुप्ता जी, ये शिक्षाविद हैं जाने माने। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं शुरुआत पेरेंट्स से करना चाहता हूं। अरविंद अग्रवाल जी, परीक्षा होगी, अब कैसे होगी, कब होगी, ये 1 जून को पता चलेगा, लेकिन आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है? क्या बच्चे तैयार हैं, क्या पेरेंट्स तैयार हैं ये रिस्क लेने के लिए? स्थिति के अंदर आप देख सकते हैं कि परीक्षा कैसे हो सकती है। तीसरी लहर जो आ रही है वो बच्चों के ऊपर ही आ रही है। आज अगर हम देखते हैं डूंगरपुर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, दौसा के अंदर, जब हजार बच्चे एक साथ इसके अंदर संक्रमित हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चों को बाहर भेजना और जो देश के भविष्य है उनके ऊपर सिर्फ पढ़ाई के नाम के ऊपर और सिर्फ एग्जाम करा देना इस सरकार की विफलता को दर्शाती है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर एग्जाम्स देने के लिए अगर बच्चे बाहर गए और उनको कुछ कोरोना से या जान की अगर हानि हुई, तो जिम्मेदार कौन होगा? आज सरकारें बिल्कुल पल्ला झाड़ रही है, शिक्षा के जो संस्थान है वो पल्ला झाड़ रही है। ऐसी स्थिति में अभिभावकों का जो डर है उसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त की जाए। अच्छा, वो पेरेंट्स जो आपको याद होगा कि ये बहस बार बार हुई है, पिछले साल भी हुई है, उसके बाद भी हुई है परीक्षाओं को लेकर। इसलिए मैं अरविंद जी पूछ रहा हूं, बीच बीच में ये कहा गया, कुछ पेरेंट्स ने कहा, कुछ बच्चों ने कहा कि अगर एग्जाम ऑनलाइन होती है तो चीटिंग हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। इस पर क्या, किस तरह से आप रिएक्ट करेंगे? अगर मान लीजिए कि अभी कुछ चीजों के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था कर भी दी जाए, तो क्या वो भी सेटिस्फाइबल होगा? सर, अभी अगर मैं बोलूं, सरकारी तंत्र, शिक्षा के जो विभाग हैं वो हर तरीके से फेल हुए हैं। जब कोरोना चालू हुआ था तब भी कहा गया था कि गाइडलाइंस जारी की जाए। आज तक गाइडलाइंस जारी नहीं हुई और गाइडलाइंस के तहत अगर कुछ भी जारी नहीं किया है, ना तो सीबीएसई ने जारी किया, ना राजस्थान सरकार, ना केंद्र सरकार। और ऐसी स्थिति के अंदर जब अपना पल्ला झाड़ के सिर्फ और सिर्फ एग्जाम करा देना
और सिर्फ सिस्टम को चलाते रहना ठीक। और जान के ऊपर जोखिम रख के चलाना, ये सवाल पैदा करता है हमारे मन के अंदर। और अगर जो कोई इसके ऊपर गाइडलाइन जारी नहीं की है तो इसके अंदर अभिभावकों का दोष कहाँ है? ठीक है, एग्जाम ठीक करा है। देना। ठीक है अनिल शर्मा जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, स्कूल्स तो वो करेंगे जो ऊपर से बोला जाएगा, आपकी भी अपनी मजबूरियां हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अनिल जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी जी आप बताएं, दोबारा बताएं। मैंने सिर्फ ये कहा स्कूल्स तो वही फॉलो करेंगे जो ऊपर से बोला जाएगा। लेकिन सर एक इसमें मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही, पर मैं बता दूं व्यवहारिक चीजें दो अलग अलग हैं। अगर मैं बच्चों की बात करूं तो दो तरह के बच्चे हमारे यहाँ होते हैं। एक बच्चा होता है जिसको मात्र डिग्री लेके अपना और कोई काम करना होता है, और एक बच्चे को ये कुछ नीट वगैरह जेई वगैरह के एग्जाम देने होते हैं। ये दोनों बच्चों से जब हम राय लेते हैं क्लासरूम में, तो एक बच्चा एग्जाम देने का पक्षधर होता है, एक पक्षधर नहीं होता है। ठीक है, सीबीएसई ने 1.5 घंटे करने के लिए कही है, वैकल्पिक करने की कही है, पर इसमें एक व्यवहारिक सुझाव जो आसानी से हो सकता है। ऑनलाइन की मैं बात करूं, जो ऑनलाइन की बात हो रही थी, ऑनलाइन में आजकल एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो कुछ चीजों के माध्यम से ऐसे सॉफ्टवेयर हमने डेवलप कराए हैं जिनके माध्यम से बच्चा नकल नहीं कर सकता। तो एक तो उस विकल्प पे बात हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों के लिए ऑप्शनल किया जा सकता है। इससे दो अर्थ होंगे। जिस बच्चे के घर में कोई कैजुअलिटी हुई अथवा जो किसी कारण से परेशानी में गुजरा, उसकी मनोदशा एकदम थोड़ी अलग होती है, उस बच्चे को ऑप्शन हो जाएगा। और जिन बच्चों को एकेडमिक्स में बेटर करके अपनी परफॉर्मेंस चेक करके नीट जेई के एग्जाम देना होता है, वो एग्जाम देने चले जाएंगे। अब क्या होगा सर, एग्जाम देने जाएंगे तो जब पूरे बच्चे नहीं जाएंगे तो एक तो संख्या कम हो गई, और ये एग्जाम स्कूल लेवल पे हो, ना कि सीबीएसई की तरह सेंटर्स पे। तो एक बेटर, मैं तो ये तो नहीं कहता जितना पूर्व में होता था उतना कर लेंगे, पर उसके बजाय बेटर कर सकेंगे। सर बच्चे की मनोदशा समझिए, एक बच्चा साल भर लगातार मेहनत कर रहा है। एक और बात है जिस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं अनिल शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि हर बच्चे तक पहुंचना सुनिश्चित कैसे होगा, क्योंकि कई बच्चे तो डिजिटल गैप से गुजर रहे हैं। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां जो डिजिटल गैप से गुजर रहे हैं। सर मैं बता दूं आपको, स्कूल तो सब जगह है ना, बच्चा कहीं न कहीं तो पढ़ने जा ही रहा ना। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जिनके पास ऑनलाइन के संसाधन इक्विप्ड हैं, जो बेटर तरीके से हैं, एआई इंटेलिजेंस के तहत दे सकते हैं, वो ऑनलाइन हो गया। एक बच्चा का ऑप्शनल हो गया, तो सारे बच्चे तो देंगे ही नहीं। अगर आपको ध्यान हो, 3-4 साल पहले सीबीएसई ने लगभग 5 साल तक ऑप्शनल एग्जाम चलाए थे। और जो एग्जाम भी कोर सब्जेक्ट के ही हो, ये कोर सब्जेक्ट आगे जाके उनके बच्चे की स्टडी में, मैं एज ए शिक्षक कह रहा हूँ कि बच्चे की स्टडी में आगे बहुत काम देते हैं। मैं पेरेंट्स से भी निवेदन करूंगा, मानता हूं परेशानी है, परेशानी का हम सबको ध्यान रखना है, पर इसके बाद जीवन भी है। इस परेशानी के साथ जीवन को भी जीना होता है। ये बच्चे के करियर का आप बच्चों से पूछ के देख लीजिए। कुछ बच्चे खुद क्या ऑप्शनल का मतलब ये नहीं होगा कि सबको एक जैसा तरीका नहीं मिला? नहीं सर, ऐसा नहीं होता, पहले भी होता ना। सेकेंडरी सीबीएसई ने किया था पहले, 5 साल ऐसा चला है। सेकेंडरी में बोर्ड एग्जाम भी होते थे, होम एग्जाम भी होते थे, दोनों एग्जाम, दोनों की समान मान्यता थी। अभी भी ऐसा हो सकता है। कुछ बच्चों को सिर्फ डिग्री लेना होता है। ठीक है, ठीक है, उनका मकसद जेई नीट और एग्जाम नहीं होता। ठीक है अनिल जी। डॉक्टर अनिता गौतम, अब उस महत्वपूर्ण सवाल की तरफ आ रहा हूं जिस पर मैं, जिसका एक डायमेंशन मैं आपसे पूछूंगा और दूसरा डायमेंशन के लिए मैं कपिल गुप्ता जी के पास जाऊंगा। पहले डॉक्टर अनिता आप ही के पास आ रहा हूं। डॉक्टर अनिता, क्या बच्चे इस मनोस्थिति में हैं कि आप चाहे जो फॉर्मेट उन्हें सौंप दे, वो उसमें इस तरह से परफॉर्म कर पाए कि जो उनकी 100% एबिलिटी है वो नंबर्स में ट्रांसलेट हो? भाई एग्जाम के लिए तो एक क्लियर माइंड चाहिए, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर चाहिए। हाँ बिल्कुल जी। देखिए अभी जो हमारे चारों तरफ जो वातावरण हो रहा है, बहुत नेगेटिविटी वाला वातावरण हो रहा है। हर जगह से नेगेटिव न्यूज आ रही है। हम करीब 1-1.5 साल से इस कोरोना से जूझ रहे हैं। बच्चे घरों पर पढ़ रहे हैं, और जाहिर सी बात है, जब बच्चे घरों पे ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वो एग्जाम वाला फॉर्मेट या स्कूल वाला एटमॉस्फेयर उनको घर पर नहीं मिल पाता है। ज्यादातर जो टीचिंग हो रही है वो फेस टू, मतलब आप सिर्फ वर्बल टीचिंग कर रहे हैं, डिजिटल टीचिंग कर रहे हैं, और एग्जाम फॉर्मेट हमारा होता है रिटन, जिसके अंदर हम लिखते हैं। वो चीज बच्चे में तैयार नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले कहीं तो कहीं एक एग्जाम देने का जो नहीं, लेकिन देखिए मैं सवाल तो दूसरे उसमें पूछ रहा हूं अनिता जी। जैसे मैं अपनी बच्ची को लेकर ही अगर कहीं पर निकलूं और वो कहीं पे हाथ टच कर लेती है तो उसको ये लगता है कि मुझे सैनिटाइज करना है। मतलब हमने उन बच्चों को ये सिखाया है कि भैया तुम्हें सावधानियां कैसे कैसे रखनी है। आप इमेजिन कीजिए जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो उनके दिमाग में तो यही बातें चल रही होंगी ना, बाजू वाले ने मेरी पेंसिल छू ली या पेन छू लिया, या जो मेरे को आंसर शीट दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स दे रहे हैं, हम क्या करें? हाँ
बिल्कुल। हम उस समय की जितनी भी मनोस्थिति हो रही है वो सब मैं आपको बता रही हूँ कि पहला एक तैयारी तो उनकी यही खत्म हो जाती है। दूसरा, जो हम बच्चों को बार बार सिखा रहे हैं कि कहीं पे भी टच नहीं करना है, किसी भी हाथ नहीं लगाना है, तो जाहिर सी बात है जैसा आपने कहा कि एग्जाम पेपर को वो हाथ लगाएंगे तो उनके मन में डर है, डेस्क टेबल पे जहां वो बैठेंगे वहां उनको डर है। हमारा आज का तरीका क्या हो गया, हर जगह हम पहले सैनिटाइज करते वहां बैठते, तो उनके अंदर मन में भी घबराहट है, चारों तरफ वो घबराहट है। जो एग्जाम पेपर देने के लिए जो उनकी मनोस्थिति होनी चाहिए वो उस तरीके से वो पूर्णतः तैयार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एग्जाम से ज्यादा डर उन्हें इस कोरोना से होगा कि कहीं मुझे इसका संक्रमण तो नहीं हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे। कहीं ना कहीं ये डर, कोरोना का डर उनके एग्जाम के डर से ज्यादा भारी हो जाएगा। जो उनकी कैपेबिलिटी है वो उतना पूरी तरीके से अपना 100% नहीं दे पाएंगे अगर ये ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं तो। ठीक है। और अगर दूसरा ये कि जब इसका डर माँ बाप पे भी उतना ही है, हाँ। क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग एक उनका इमोशंस अपने बच्चों के साथ ज्यादा जुड़ा है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर ठीक है नीता जी, आगे आपके पास आऊंगा। कपिल गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। कपिल जी देखिए, एक तो मैं ये तर्क नहीं समझ पा रहा हूं कि 3 घंटे की एग्जाम है, नए फॉर्मेट में हो सकता है उसे बोल दिया जाए 1.5 घंटे का। अब बच्चा 3 घंटे के लिए निकले, 1.5 घंटे के लिए निकले, फर्क क्या पड़ रहा है? वो तो निकल रहा है अपनी जान जोखिम में डालकर। लेकिन फिर वो जो कैलिबर ट्रांसलेशन का जो मेरा पहला सवाल था, उसके दूसरे डायमेंशन पर मैं आपके पास आ रहा हूं। अब मैं ये कह रहा हूं आप कुछ भी फॉर्मेट बना लीजिए, और फॉर्मेट बनाने के बाद आप कह रहे हैं कि हम ऑप्शनल क्वेश्चंस रखेंगे या हम इस तरह की चीजें रखेंगे, हम ऑनलाइन में नहीं खंगालेंगे और इंटरनल मार्किंग कर देंगे। ये भी तो बच्चे का रियल कैलिबर या उसकी रियलिटी को नंबर्स में ट्रांसलेट नहीं करेगा। जो असेसमेंट किया था उसी को फाइनल मार्क्स मान लिया जाएगा। तो मैं दिल्ली में हूँ, यदि हम बात करें हिंदू की, स्टीफंस की, मिरांडा हाउस की, 99% वगैरह पे एडमिशन होता है यहाँ पे जब बोर्ड का असेसमेंट होता है। तो आसान नहीं है। देयर आर नो गुड ऑनलाइन एग्जाम ऑप्शन नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया मास लेवल पे ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर डिप्लॉयमेंट अमेरिका और चाइना और साउथ कोरिया में भी नहीं है। मुझे भी लगता है कि इंडिया में हम उस जगह पे अगले 1-1.5 महीने के अंदर मास सिचुएशन एक तरफ मैं ये जानना चाहता हूं कि व्हाई कांट एकेडमिक्स राइज टू द ओकेजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। मैं अपने सवाल को एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो एजुकेशनिस्ट्स हैं या जो एग्जाम के फॉर्मेट को बनाएंगे, सदियों से आप डिस्कस कर रहे हो कि बच्चे ने चीज को समझा है कि नहीं, इस टाइप के एप्लीकेशन मोड वाले सवाल लाएं और चीटिंग या इस तरह की चीजों को वैसे ही खत्म कर दें, तो हो सकता है उसकी रियलिटी ऑनलाइन एग्जाम्स में सामने आ पाए। ऑलरेडी आप प्रतियोगी परीक्षाएं ये सब तो ऑनलाइन कर रहे हैं ना, उसमें तो आपको चीटिंग का डर नहीं है। तो क्यों ना क्रिएटिव हो जाए एजुकेशनिस्ट और इसे एक उस मौके में बदल ले, उस मोड पर ले आए कि अब हम यहां से बच्चों के एप्लीकेशन मोड को सामने लाएंगे। मुझे नहीं छोटे टाइम पूरा उसका फर्क पड़ता। ठीक देते हैं और काफी सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में देते हैं। सीबीएसई ऑप्शन एग्जाम करता था पहले, तो वो ऑप्शन एग्जाम की चीज अभी लाई जा सकती है। उसके अलावा मुझे लगता है बाकी ऑप्शन अवेलेबल प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है अरविंद जी, एक अहम सवाल कि क्या अभिभावक भी बटे हुए हैं? मतलब एग्जाम्स को लेकर क्या अभिभावकों की राय भी बटी हुई है?
देखिए, अभिभावकों की तरफ से हमने एक सर्वे कराया था जिसके अंदर 60% से ज्यादा अभिभावक आज भी ये बोलते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने चाहिए। कुछ 25% अभिभावक बोलते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो जाने चाहिए। 5% करीब ये जो बोलते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम होने चाहिए। अब इसकी राय तो अगर आप देखते हैं रायशुमारी के अंदर अभिभावकों की तो ज्यादातर की राय ये है कि अब की बार 60% ज्यादा अभिभावक बोलते हैं कि एग्जाम नहीं होने चाहिए। ऐसी स्थितियां जिसके अंदर की अनप्रेसिडेंटेड स्थितियां हैं, जिसके अंदर इवैल्यूएशंस प्रॉपर नहीं हो सकते, कोई तरीका राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने शुरू से लगाया नहीं। हमारे बोर्ड जितने भी हैं वो इन सबके अंदर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटे और सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से सिर्फ शिक्षा देने की कोशिश कवायद की, जिसके अंदर बच्चों के ऊपर पूरी शिक्षा, जैसे मनोविज्ञान ने भी बताया, अभी इन्होंने डॉक्टर साहब ने भी बताया, कई लोगों ने हमें जब देखा तो बच्चों की पढ़ाई उस हिसाब से कि प्रमोट करें, सबको लेके अगर हम आधी अधूरी तैयारी के तरह के नंबरिंग के फॉर्मूले को निकालकर प्रमोट करें या एग्जाम्स तो हों, क्या चाह क्या रहे हैं पेरेंट्स? सर अगर किसी भी तरीके से तर्क संगत तरीके से अगर नहीं हो पा रहे तो क्या जरूरी है एक साल जीरो सेशन नहीं कर सकते? सही बात। एक साल जीरो सेशन करके देखें, क्योंकि जिंदगी पहले जरूरी है सर। बच्चे अगर नहीं रहेंगे तो फिर क्या समाज के अंदर हम आगे किसको लेके जाएंगे? अगर जान ही नहीं रहेगी तो फिर हम कैसे समाज को आगे बढ़ाएंगे? एक सबसे बड़ा सवाल है, ये महामारी है जिसके अंदर इतनी जानलेवा बीमारी है और जिस तरीके से संक्रमित होती है, एक आदमी से दूसरी आदमी को संक्रमण होने के 90% के चांसेस एक कांटेक्ट आने पे ही। तो उसके अंदर अगर जिंदगी नहीं रहेगी तो फिर ऐसे समाज बचेगा कहाँ? ये इस सवाल के ऊपर सरकारें चुप हैं, शिक्षा विभाग चुप है। बच्चों की जो जिंदगी है आज की तारीख में आप देख रहे हैं 1,000 बच्चे जिस तरीके से संक्रमित हो रहे हैं, तीसरी लहर के आने की संभावना है। तो किस तरीके से सिर्फ एग्जाम की कवायद करा देना, इकोनॉमी को चला लेना, वो इकोनॉमी बचेगी नहीं जिसके अंदर जिंदगी नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है। अनिल शर्मा जी, एक बार फिर आपके पास। देखिए अनिल शर्मा जी, मैं ये पूछ रहा हूं, जैसे कि हर बच्चा एक सा नहीं होता, वैसे ही हर स्कूल भी एक से नहीं होते और पेरेंट्स और स्कूलों के बीच में एक डिस्ट्रस्ट तो है। यूं तो देश भर में है, राजस्थान में कुछ ज्यादा है। तो ऐसे में अगर कोई भी रास्ता निकाल लिया जाए तो वो कितना फिजिबल होगा? जैसे मान लीजिए आपसे कह दें कि सेंटर्स बढ़ा दें, तो क्या हर स्कूल के पास इतने संसाधन है कि सेंटर्स बढ़ाकर एम्प्लॉयज को वहां पर रखकर चीजों को मॉनिटर कर लिया जाए सीमित बच्चों के साथ? नहीं ना। सेंटर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा जब इसको ऑप्शनल कर दिया जाए, टेक्निकल समझिएगा। अभी अरविंद जी कह रहे थे 60% पेरेंट्स कहते हैं एग्जाम हो, 40 करे नहीं हो। यही बच्चों की हालत है सर। तो 40 से 35 से 40% बच्चे हैं जो एग्जाम देने की हाँ करेंगे। तो एक तो आपकी संख्या वैसे ही कम हो गई, तो उन सेंटरों पे व्यवस्था हो सकती है। उसमें भी एआई का उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में कुछ ऑनलाइन के लिए जो इक्विप्ड है वो भी हो सकता है। अनिल जी, अरविंद जी, अपन लड़ने के प्लेटफॉर्म पे नहीं है। मैं आपसे आपकी राय जान रहा हूं, मैं उनसे उनकी राय जान रहा हूं। 60% पेरेंट्स नहीं चाह रहे कि एग्जाम हो। ठीक है, हाँ, उन्होंने उसी बात को रिपीट किया। हाँ, अनिल जी आप बोले, अनिल शर्मा जी। वो 60% बच्चे पेरेंट्स चाह रहे एग्जाम, वो कह रहे हैं 60% पेरेंट्स नहीं चाह रहे एग्जाम। अच्छा, ठीक है अनिल जी। अरे मैं ये तो कर रहा हूँ 40 सारे है ना, 60 की बात नहीं कर रहा ना। मैंने पहले से ही कहा था कि बच्चे कुछ चाहते कुछ नहीं चाहते। जिन बच्चों को एकेडमिक्स में आगे एक्सीलेंस करना होता है उनकी सिर्फ खुद की सेल्फ असेसमेंट भी है कि बच्चे लेकिन मुझे ये बताइए, आप इंटरनल असेसमेंट की बात करते हैं, साल भर इंटरनल उसके नाम पर आपने किया है, जो भी किया है वो तो ऑनलाइन किया है। और दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल वगैरह साइंस के स्टूडेंट्स की सोचिए, वो तो अब उससे गुजर ही नहीं सकते। तो वो एक कंटेंट ड्रिवन स्टडी जो प्रैक्टिकल देता था वो तो वैसे भी प्रभावित हुई है। तो रियल असेसमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चे का अभी की कंडीशन में। मैं तो सर न जीरो असेसमेंट हो सकता, नहीं तो रियल असेसमेंट तो नहीं हो सकता। ये फैक्ट है, ये फैक्ट पर है। फिर भी क्या होता है, बच्चा अपना असेसमेंट एग्जाम के जरिए जो करता है उसकी एक सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होता है। तो सावधानी के साथ, वैसे तो वो जो बोर्ड और विशेषज्ञ करेंगे वो तय होगा, पर सावधानी के साथ ऑप्शनल अगर कर दिया जाए तो बच्चों को तकलीफ नहीं होगी, न पेरेंट्स को तकलीफ होगी और न सिस्टम को तकलीफ होगी। और सर कितने दिन चलेगा? अभी तो हो सकता है दूसरी तीसरी लहर आ जाए तो 2-3 साल तक जीरो सेशन तो नहीं हो सकते बच्चों के, या बच्चों को बिना एग्जाम भी पास नहीं कर सकते। ये सब चीजों को देख के एक बीच का रास्ता निकालना। ठीक है, कपिल गुप्ता जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। कपिल जी मुझे बताइए, क्या सरकारें ये बात नहीं जानती कि वो खुद एक इम्तिहान की घड़ी से गुजर रहे हैं? वो ये जानते हैं कि वो पास हो या फेल, खामियाजा कोई और भुगतेगा। वो किस डायलेमा में है? वो मतलब बेसिकली वो किस डायलेमा में है? वो क्या चाहते होंगे? व्यापार के लिए कर रहे हैं, जीवन के ऊपर किसी का संज्ञान नहीं है।
सरकार हो सकते थे वो कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है कपिल जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। मेरी टीम आपसे दोबारा मेरे को शायद जोड़ने की कोशिश करेगी। डॉक्टर अनीता गौतम, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अनीता गौतम, मुझे एक बात बताइए। नो डाउट एक अजीब सी डेस्परेट कंडीशन है, और डेस्परेट कंडीशंस में स्मार्ट डिसीजन की उम्मीद तो हम किसी से भी नहीं कर सकते, ना सरकार से, न स्कूलों से, और पेरेंट्स उनकी जगह पर राइट है। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं कि ये जब रियल असेसमेंट होना ही नहीं है, तो क्यों ना इस मौके को कुछ ऐसी एक क्रांतिकारी बदलाव के तौर पर इस्तेमाल किया जाए कि कुछ नया बन जाए। बिल्कुल, आपने जो कहा कि एक रियल असेसमेंट, अभी जैसे अनिल जी ने कहा कि जो बच्चे खुद का रियल असेसमेंट चाहते हैं वो ऑफलाइन क्लासेस आ सकते हैं और ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं और वहां पे अपना असेस कर सकते हैं। मैं ये समझती हूँ कि जिस बच्चे को, जिस व्यक्ति को अपना रियल असेसमेंट करना होता है, वो वहीं पे अपने घर पर रह के ऑनलाइन इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ विडंबना यह है कि वो एक कागज के टुकड़े पर लिखे नंबर्स देखता है, वो कंटेंट नहीं देखता। कागज के टुकड़े एक्चुअली क्या है कि अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जिसने जो लिखा है वही सही माना जाएगा और उसी के हिसाब से उसको मार्क्स दिए जाएंगे, चाहे उसको कितना आता है क्या नहीं। जितना पेपर पे है, जितना रिजल्ट है, वही हमारा रिजल्ट है, वही असेसमेंट है। जबकि जैसा कि मैं कहना चाह रही हूँ कि अभी जिसको खुद का रियल असेसमेंट करना है वो अपने घर पर भी रहकर सही से अगर करेगा तो वो अपने आप को सही पहचान लेगा। क्रांतिकारी अगर हम डिसीजन ले तो जैसा कि अभी आपने कहा है कि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही कॉलेज के एडमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 12th में कितने भी मार्क्स आए, लेकिन एक बार फिर अरविंद जी आपके पास आ रहा हूं। आपने व्यापार शब्द का इस्तेमाल किया कि डिसीजन मेकिंग में व्यापार हावी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको व्यापार एग्जैक्टली लग क्यों रहा है? सरकार को इससे क्या मिलने वाला है? देखिए, ये 12th के जो एग्जाम्स की बात है, 10th के अंदर तो सीबीएसई ने बंद कर दिया। राजस्थान सरकार की अगर बात करें तो अभी तक पेशोपेश की स्थिति है, अभिभावकों को मालूम ही नहीं, बच्चों को भी मालूम नहीं कि 10th और 12th में दोनों में क्या होगा। अब 12th के अंदर जो स्कूल से लेके अगर हम प्रोफेशनल स्टडीज की बात करते हैं और कॉलेज गोइंग उसके अंदर बात करते हैं, तो अभी नीट के लिए या आपको आईआईटी के लिए, इन सब के लिए सारी चीजें करनी है। तो ये जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब की पेमेंट सीटें भी देखें तो इन सब के असेसमेंट्स 12th के बेसिस के ऊपर जाएंगे, इनके एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, सब होगा। लेकिन इन सब के अंदर जो आगे व्यापार इन्वॉल्व है, अब आप इसके अंदर देखिए, आप अगर मेडिकल की सीट्स के अंदर देखेंगे तो 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के डोनेशंस। आप एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद में जो नहीं कर पाए और जो पैसा देना चाहते हैं, डोनेशंस 1 करोड़ 1.5 करोड़, यहां से जाके आप विदेश से जाके एमबीबीएस की डिग्री लेके आते हैं या इंजीनियरिंग करके लेके आते हैं। तो व्यापार इसमें इन्वॉल्व है, इकोनॉमी इसके अंदर बिल्कुल है। एजुकेशन इंडस्ट्री आज की तारीख में व्यापारिक संस्थाएं बन चुकी हैं। फाइनली सबको लेकर सरकार, मैं और जानना चाहता हूं अनिल शर्मा जी, क्या हम तैयार हैं चैलेंज के लिए? मुझे नहीं लगता, और कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहेगा। ठीक है, आप ऑप्शन की बात करते हैं, लेकिन ऑप्शन इज नॉट इक्वल ग्राउंड। सर, मैं 2 चीज मैंने कहा ना आपको। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं क्रांतिकारी हो, पर चूंकि बच्चे को तैयार क्रांतिकारी सिस्टम के लिए नहीं किया गया, इसलिए अचानक उसको करना भी थोड़ा सा अजीब होगा। ताकि ऑप्शनल इज द बेस्ट वे। और जहां तक मैं अरविंद जी की बात करूं कि व्यापार लेके गवर्नमेंट तो करना है, आपके बच्चे के असेसमेंट तो कैसे न कैसे तो होगा। मैं यही समझने की सारी चीजें जानने के बाद अगर सरकार ने ये फैसला लिया तो वो किस उत्साह के दम पर या किस पौरुष के दम पे सरकार ने ये उत्साह लिया है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्योंकि किसी के जीवन के अंधेरे को वो आमंत्रित नहीं करना चाहेंगे, वो उनके लिए भी मुश्किल घड़ी है। देखते हैं इस इम्तिहान का क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।